हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट लव। तो आप देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए इसमें करंट अफेयर किया जाता है, जो कि आज है 17 अगस्त 2023 का। तो चलिए इसमें देखते हैं आज कौन सा टॉपिक है। तो इसमें टॉपिक है मेटा जीनोमिक्स पहला, दूसरा है भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित श्रमिक योजना, तीसरा है ए हेल्प कार्यक्रम, चौथा है NIPCCD द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, पांचवा है मांसपेशियों की ऐंठन, छठा है नवरोज। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आज का 6 टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है मेटा जेनोमिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं इसके क्या है। ये है, हाल ही में नाइजीरियाई सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने रोगजनक निगरानी पैथोजेन सर्विलांस के लिए मेटा जीनोमिक्स अनुक्रमण का उपयोग करते हुए एक अध्ययन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण हुई दवाई ने मेटाजीनोमिक्स जैसी नई तकनीकों का तेजी से विकास किया और उभरते रोगजनकों की पहचान की, निगरानी और प्रतिक्रिया करने के तरीके में एक आदर्श परिवर्तन किया भी है। तो ये एक कोविड-19 महामारी से ये बनने वाला एक दवा वगैरह है। चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका परिचय क्या है। मेटाजीनोमिक्स प्राकृतिक वातावरण में रोगाणुओं का अध्ययन है, जिसमें जटिल सूक्ष्म जीव समुदाय शामिल होते हैं जिनमें वे आमतौर पर मौजूद होते हैं। इस अध्ययन में जीव की पूरी जीनोमिक संरचना की जांच की जाती है, जिसमें उसके अंदर मौजूद प्रत्येक रोगाणु भी शामिल है। यह संक्रमण एजेंट के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता को दूर करते हुए रोगी के नमूनों की प्रत्यक्ष अनुक्रमण की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप 1 ग्राम मृदा में 4000 से 5000 विभिन्न प्रजातियों के सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि मानव आंतों में 500 विभिन्न प्रकारों के बैक्टीरिया होते हैं। यह हमें किसी भी प्रणाली में रोगाणुओं की विविधता, प्रचुरता और अंतःक्रिया को समझने में सक्षम बनाता है। यह पारंपरिक अनुक्रमण विधियों से भिन्न है, जिसमें उनके जीनोम को अनुक्रमित करने से पहले व्यक्तिगत प्रजातियों को सुसंस्कृत करने या अलग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका ये परिचय था। अब आता है इसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। माइक्रोबियल समुदाय की गतिशीलता अनुदैर्ध्य मेटाजीनोम अध्ययन से पता चल सकता है कि पर्यावरणीय अस्थिरता या मानवीय हस्तक्षेप के जवाब में माइक्रोबियल समुदाय कैसे बदलते हैं। जैव विविधता अध्ययन मेटाजीनोमिक्स शोधकर्ताओं को विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे महासागरों, मिट्टी, मीठे पानी और हॉट स्प्रिंग्स जैसे चरम वातावरण में सूक्ष्म जीवों की विविधता का अध्ययन करने की अनुमति देता है। मानव माइक्रोबायोम अनुसंधान मेटा जीनोमिक्स ने मानव आंत माइक्रोबायोम और पाचन, चयापचय तथा समग्र स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। बायोरेमेडिसियन और पर्यावरणीय सफाई यह प्रदूषकों और विषाक्त यौगिकों को नष्ट करने की क्षमता वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान कर सकता है, जिनका उपयोग बायोरेमेडिसियन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी और बायोटेक्नोलॉजी यह बायोएक्टिव यौगिकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार नए जीन और मार्गों को उजागर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से नई दवाओं एवं चिकित्सीय एजेंटों की खोज हो सकती है। आगे है कृषि और पादप सूक्ष्म जीव अंतःक्रिया। कृषि मृदा में सूक्ष्म जीव समुदायों को समझने से पोषक तत्व चक्र को अनुकूलित करने और फसल उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। आगे देखते हैं। अब आता है इसमें है, देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया 2017 में, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था 2017 का। इसमें है विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए अनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इसको कूट के आंसर देना है। नीचे दिया गया कूट ओनली 1 या ओनली 2 और 3 या ओनली 1 और 3 या 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका ये तीनों सही है, यानी तीनों के तीनों आंसर ये सही है। तो इसको पढ़िएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है भवन एवं अन्य निर्माण
कार्य से संबंध श्रमिक योजना। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में भवन और अन्य निर्माण से संबंध श्रमिक रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। भवन और अन्य निर्माण से संबंध श्रमिक रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996, इसका परिचय है आमतौर पर बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के रूप में प्रचलित भवन और अन्य निर्माण कार्य से संबंध श्रमिक रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आता है प्रमुख प्रावधान क्या है इसके हैं। तो कल्याण निधि का प्रबंधन करने और पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सहायता, शिक्षा, आवास, पेंशन आदि जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों का गठन, काम के घंटे तय करना, ओवर टाइम, समय से अधिक काम के लिए मजदूरी, कुछ प्रकार के भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में कुछ व्यक्तियों के रोजगार पर प्रतिबंध, जैसे पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, आवास के क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा, कैंटीन आदि का प्रावधान। इसमें जाता है प्रत्येक प्रतिष्ठान में सुरक्षा समितियों और सुरक्षा अधिकारियों की स्थापना एवं भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए नियम बनाना। यह निर्माण की लागत के 1 से 2% पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है। इसके पात्र लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके प्रावधानों के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी श्रमिक जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन या निर्माण गतिविधियों में लगा हो, राज्य कल्याण बोर्ड के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। इसका कार्यान्वयन क्या है? तो ये है भवन तथा निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर से लेकर स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, पारगमन, आवास तथा कौशल विकास तक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन अधिनियम की धारा 22 के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को सौंपा गया है। ये कल्याणकारी उपाय निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिकों की आजीविका और कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आगे आता है पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हालिया विकास। तो इसमें है सरलीकरण और पहुंच की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने पंजीकरण नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न उपाय पेश किए हैं। जैसे इसमें है विशिष्ट पहचान संख्या, स्थानीय सक्षम अधिकारी, स्व प्रमाणन, सुविधा केंद्र और शिविर। आगे देखते हैं। अब इसमें आता है निर्माण श्रमिकों से संबंधित अन्य सरकारी योजनाएं, जैसे कि इसमें है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बल यानी एन निपुण है, ये NIPUN, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मॉडल कल्याण योजना और कार्यान्वयन मशीनरी को मजबूत करने हेतु कार्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसे PMSYM। तो इस प्रकार से ये सम्मत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने ए हेल्प यानी पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो ये पशुपालन और डेयरी मंत्री ने, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री, याद रखिएगा। ए हेल्प कौन किया है? तो ये किया है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव पहल तथा पशुधन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पशुधन जागृति अभियान व राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्यों का हिस्सा है। पशुधन जागृति अभियान पशुधन स्वास्थ्य, रोग प्रबंधन और पशु बाजपन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी मवेशियों और भैंसों के वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देते हुए उन्नत तकनीकों, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले साँडों तथा घर घर कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग से गोजातीय उत्पादकता में निरंतर वृद्धि पर केंद्रित है। ए हेल्प कार्यक्रम के तहत पशुओं के रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा के लिए प्रशिक्षित महिला एजेंटों को सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और पशुधन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ए हेल्प कार्यक्रम का ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट अब आता है NIPCCD द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन
एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी NIPCCD इसका फुल फॉर्म है था, ने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश में पोषण भी पढ़ाई भी ये अभियान था, पोषण भी पढ़ाई भी पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले पहले 1000 दिनों के दौरान प्रारंभिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना तथा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, उनकी शिक्षा, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की सुविधा प्रदान करना। इसमें आगे आता है, आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इसकी स्थापना समेकित बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को विकास के क्षेत्रों यानी शारीरिक एवं मोटर, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सांस्कृतिक, कलात्मक तथा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN के विकास के साथ साथ संबंधित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी पोषण के नवाचार, पोषण ट्रैकर है, भोजन पद्धतियां, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि की समझ को बेहतर बनाना शामिल है। तो इस प्रकार ये योजना प्रारंभ किया गया जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मांसपेशियों की ऐंठन। ये क्या है? मांसपेशियों की ऐंठन एक या अधिक मांसपेशियों का अचानक और अनैच्छिक संकुचन है। यह किसी भी मांसपेशियों में हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक पैरों में अनुभव होता है, विशेषकर पिंडली की मांसपेशियों में। यह चयापचय असंतुलन, अत्यधिक ठंड, कम रक्त प्रवाह और मिनरल्स की कमी सहित कई कारणों से हो सकता है। यह प्रतिक्रिया मेरुदंड में संवेदी आवेग भेजती है, जिससे रिफ्लेक्सिव मांसपेशी में संकुचन शुरू होता है, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप के कारण तीव्र हो जाती है। मालिश पारस्परिक निषेध का उपयोग करके ऐंठन को कम करती है, जिससे ऐंठन वाली मांसपेशियों में प्रभावी ढंग से खिंचाव होता है। यह प्रक्रिया रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर ऐंठन को कम करने में सहायता करती है, जो तंत्रिका में जलन पैदा करने वाले संचित मेटाबोलाइट्स को नष्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है नवरोज, ये लास्ट है नवरोज। भारतीय पारसी समुदाय 16 अगस्त को नवरोज मनाते हैं। यह एक उत्सव है जो फारसी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नवरोज, जिसे नवरोज या पारसी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला त्योहार है जो बसंत के आगमन और प्रकृति के कायाकल्प की शुरुआत करता है। जबकि नवरोज विश्व स्तर पर मार्च में मनाया जाता है। भारत पारसियों द्वारा 2 कैलेंडरों के पालन के कारण एक अनूठी परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गुजरात में, जहां बड़ी संख्या में पारसी आबादी है, मनाया जाता है। हालांकि कैलेंडर की जटिलता के कारण नवरोज भारत में लगभग 200 दिन बाद विशेष रूप से अगस्त के दौरान मनाया जाता है। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में यह उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शाही कैलेंडर के अनुसार, जो पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है। तो चलिए, इसमें ये आज का करंट अफेयर समाप्त होता है, जो कि 17 अगस्त का था। तो आप लोग ऐसे ही लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए। और इसमें डेली करंट अफेयर पढ़ा जाता है और घटना चक्र का भी सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।